हेलो, राम राम, राधे राधे। देखिए, अभी हमने पिछली वीडियो में जो हम यूपी टेट का 2019 का पेपर देख रहे थे, उसमें हमने 2 सेक्शन पूरे किए थे, ठीक है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट था और हिंदी था। तो हमने दोनों सेक्शन पूरे कर लिया। अभी ये थर्ड सेक्शन है, क्योंकि 5 सेक्शन होते हैं, आपको पता ही है कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता है पहले सेक्शन में, दूसरे में हिंदी फर्स्ट होता है, यानी हिंदी लैंग्वेज होता है, और फिर तीसरे सेक्शन में क्या होता है, लैंग्वेज सेकंड। उस लैंग्वेज सेकंड में चाहे आपकी इंग्लिश हो, उर्दू है, संस्कृत हो, ठीक है। 3 पोर्शन ये हो गए। और चौथा जो होता है, चौथा क्या होता है, मैथ्स होता है। फिर 5वां होता है एनवायरमेंट, ठीक है। 5 सब सेक्शन होते हैं, जिनमें से हम 2 सेक्शन कर चुके हैं 2019 वाले पेपर के, ठीक है। और फिर हम देखते हैं तीसरा सेक्शन लैंग्वेज सेकंड का। इसमें हम इंग्लिश देख रहे हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं? इंग्लिश देख रहे हैं। तो आप ध्यान देना इस बात पर। और इसी तरह के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। इसी तरह के आएंगे, तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। पेपर आपको सॉल्व करके ज़रूर जाना है, ज़रूर, किसी भी तरह से भूल मत जाना, ठीक है। तो आप देखिए बहुत ध्यान से, समझते भी जाएंगे और देखते भी जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, यानी 61वां प्रश्न है। 60 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं ना, तो 61वां प्रश्न है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ फेमिनाइन जेंडर नाउन। तो फेमिनाइन जेंडर का मतलब है फीमेल से, तो फीमेल इन तीनों में देख लो, फीमेल कहाँ पर है, देखो। तो फर्स्ट वाले में देखो ऑल द फीमेल मेंबर, यहाँ फीमेल आ गया तो यही सही है, ठीक है। जबकि सेकंड में देखो यंग मैन, तो ये नहीं होगा। मेल मेंबर, ये नहीं होगा। ओल्ड मैन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आंसर सही है इसका, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर आ जाए मतलब फीमेल, ठीक है। चलिए आगे देखिए 62वां। द मैथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर्स टंग इज कॉल्ड, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ऐसा होता है कि कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें टीचर आपकी मदर टंग को स्पर्श नहीं करेगी और आपकी जो व्याकरण की संधियाँ होंगी उनको छुएगी नहीं, लेकिन आपको कुछ भाषा सिखा देगी, आपको विदेशी भाषा सिखा देगी। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। आप देखते हो जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, ऐतिहासिक इमारतें, इसका उदाहरण हमने आपको पहले भी दिया था। जैसे सपोज कीजिए आगरा में ताजमहल है, तो ताजमहल के आसपास जितने रिक्शे वाले लोग रहते हैं ना, आसपास रहते हों या वहाँ आते जाते हों, तो जितने रिक्शे वाले हैं उन सब के बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी आती है। क्या वो किसी स्कूल में पढ़ने गए हैं? नहीं गए। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने नहीं गए, लेकिन उन्हें फर्राटेदार अंग्रेजी आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना, उनके आसपास उस क्षेत्र में ताजमहल में बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं ताजमहल देखने के लिए, जो अपनी भाषा यूज़ करते हैं, इंग्लिश भाषा बोलते हैं। तो वो बालक उन जो आ रहे हैं विदेशी, उनकी भाषा को सुन सुनकर डायरेक्ट सीख जाते हैं। उसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। यहाँ ना तो मदर टंग की ज़रूरत पड़ी, यानी कि ना तो मातृभाषा की ज़रूरत पड़ी, और ना किसी भी तरह से जो व्याकरण की चीज़ें होती हैं उनको सीखने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ तो बस तुरंत फॉरेन लैंग्वेज आ गई, ठीक है, तुरंत फॉरेन लैंग्वेज बच्चे सीख गए डायरेक्ट मेथड के थ्रू, ठीक है। तो जितनी भी इमारतें होती हैं उनके आसपास बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो सारी भाषा सीख जाते हैं। कैसे? स्कूल में नहीं पढ़ने जा रहे, वो डायरेक्ट उन्हीं लोगों से सीख जाते हैं। आपने भिखारियों को देखा होगा, बहुत से भिखारी ऐसे होते हैं जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। अरे भैया, जब स्कूल नहीं गए तो कैसे बोलना सीख लिया? क्योंकि जैसी संगत में रहे, जैसे समाज में रहे, वो वैसा सीख गए, ठीक है। तो ये होता डायरेक्ट मेथड, ठीक है। चलिए 63वां देखिए। इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। तो वो क्या कर रहे हैं, आप ये क्या टेस्ट कर रहे हैं? वो रीड कर रहे हैं, आप उनके कॉम्प्रिहेंशन को चेक कर रहे हैं ना, कि वो इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं। तो क्या है इसमें, देखिए रीड इसका आंसर सही होगा, ठीक है। वो पढ़ रहे हैं, ओके, ध्यान रखना है इसे। आंसर क्या होगा इसका? थर्ड वाला आंसर 63 का थर्ड सही होगा, ठीक है। अब 64वां देखिए। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? पहला देखिए, प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, पहला ही सही है इसमें। जैसे बोलते हैं ना, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी, तो ऐसे प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, पहला ही आंसर इसमें सही है। बाकी देखिए, प्लीज़ लिसन टू वर्ड होता ही नहीं है। प्लीज़ लिसन योर टीचर, ये भी नहीं होता है। प्लीज़ लिसन ऑफ योर टीचर तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें पहला आंसर सही होगा, ठीक है। कहते हैं प्लीज़ लिसन टू मी, ऐसे प्लीज़ लिसन टू योर टीचर। 64 का पहला आंसर, ठीक है। 65वां देखिए। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा इसमें करेक्ट सेंटेंस है, आप इसमें से चेक कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है? आई डोंट बिलीव हिम, पहला ही सही है इसमें। आई डोंट बिलीव हिम, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, ठीक है। मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, या मुझे उस पर विश्वास नहीं है, या मैं उस पर विश्वास नहीं करता, ठीक है। पहले 65 का पहला आंसर सही है, ओके। 66वां देखिए। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है? तो जहाँ हैड आ जाए और जहाँ 2 क्रियाएं एक साथ आ जाए, समझना वही
पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें कौन सा है? इसमें देखिए थर्ड वाला, आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले मैं अपना लेटर लिख चुका था, ठीक है। जहाँ चुका है, चुकी है, चुके है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वो आ जाए, वो क्या है? पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट पूछा है ना इसमें, तो उसके आने से पहले मैं अपना लेटर लिख चुका था, ठीक है। इसका आंसर होगा थर्ड वाला, ठीक है, 66 का थर्ड वाला आंसर, ध्यान रखना। अब देखिए, अब कौन सा है? 67वां देखिए, 67, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल भरना है, तो क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन ऑफ वॉक ऑन द मून। एक बात ध्यान रखना, जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री बोले तो जैसे सबसे अच्छा, सबसे महान, सबसे बढ़िया, प्रथम या सर्वश्रेष्ठ, ऐसी चीज़ हो। यहाँ फर्स्ट है ना, जैसे फर्स्ट हो या फिर बेस्ट लिखा हो, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके आगे हमेशा दा लगता है, हमेशा ध्यान रखना। जहाँ सुपरलेटिव डिग्री होंगी उनके आगे हमेशा दा लगेगा, तो फर्स्ट के आगे क्या लगेगा? दा। यदि बेस्ट होता तो भी दा लगता है इसके आगे, ठीक है। तो वॉक ऑन द मून, ठीक है, इसमें होगा आंसर सेकंड वाला सही, ध्यान रखना। सुपरलेटिव डिग्री आगे हमेशा दा लगता है, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड वाला सही होगा। 68वां देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, ठीक है, 1 घंटे तक, ठीक है। इसमें होगा थर्ड वाला ऑप्शन सही, क्या होगा? 68 का थर्ड वाला, एन आर, ओके। अब देखिए 69वां क्वेश्चन, 69वां क्वेश्चन क्या है? एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड, इसको हमें प्लूरल बनाना है, ठीक है। तो इसमें राइट हमें सफिक्स इसमें जोड़ना है, तो क्या होगा? क्या होता है? आपने देखा ही होगा कि ऑक्स के बाद जब हम उसे प्लूरल बनाते हैं तो उसमें क्या जोड़ते हैं? en जोड़ देते हैं ना, तो ऑक्सन, ठीक है, क्या होता है? en, इसको जोड़ दो। इसमें राइट सफिक्स क्या होगा? en, ओके। 69 का फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। अब देखिए 70 का आंसर क्या है? चेंज द वर्ड ग्रो तो ग्रोथ से चेंज करते हैं ना, ग्रो को ग्रोथ से चेंज करते हैं, थर्ड लगा लेना इसमें, ठीक है। 70 का थर्ड आंसर, क्योंकि इसमें भी सफिक्स लगाना है आपको, वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो, तो इसमें ग्रोथ लिखते हैं, ग्रो को ग्रोथ, ठीक है। 70 का आंसर क्या होगा? तीसरा, 70 का आंसर आपका हो गया तीसरा, ठीक है। अब 71वां देखिए, यहाँ पर बड़ा पैराग्राफ है, तो आप इस वाले पैराग्राफ को पढ़ लेना, ठीक है। टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है, इसे पूरा पढ़ लेना आप, ठीक है। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आप एक बार देख लीजिए पहले इस पैराग्राफ को, स्क्रीनशॉट लेना और पढ़ लेना। ये आपको यहाँ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि पेपर आता कैसा है, और आप इस बात की विश्वास मानना कि इसमें से बहुत प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके वहाँ पर पूछे जाने वाले होंगे, ठीक है। देखना आप, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा चेंज भले ही हो सकता है, लेकिन होंगे इसी तरह के क्वेश्चन, ठीक है। 71 का आंसर यदि हम लोग देखें तो स्ट्रेंथ जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब देखिए 72वां प्रश्न क्या है? 72वां है, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज, ऐसा कौन है जो बदला नहीं लेता? इनमें बदला कौन नहीं लेता बताओ? एक कमज़ोर व्यक्ति बदला नहीं लेता, ये फुलिश नहीं लेता, स्ट्रॉन्ग नहीं लेता, कोई नहीं लेता, ठीक है। डज नॉट टेक रिवेंज, तो इसका आप लगाना स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, वो अपने काम से काम रखता है, अपने दिमाग चला कर सारा काम करता है, ये नहीं करता खून का बदला खून, फलाने का बदला खाना, ठीक है। वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। 72 का थर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए ये भी आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, इसमें 73 और 74वां प्रश्न है, तो आप इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रश्न, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडर ट्रोडन? अंडर ट्रोडन का मतलब होता है अनियंत्रित। क्या होता है अंडर ट्रोडन का मतलब? अनियंत्रित, इसका ये सही है, ठीक है, अनएक्सप्लोर्ड, ठीक है। 74 में देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा, में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? तो आप इसको एक बार सेकंड स्टैंजा को, ये जो सेकंड स्टैंजा है ना, इसे पूरा पढ़कर देखना, आपको पता चल जाएगा हंसी की बात है, खुशी की बात है, रोने की बात है, मरने की बात है। तो इसका आंसर होगा स्माइल, ठीक है। क्या होगा? हाँ ठीक है, ये होगा, ठीक है, सिमिले, ओके। इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा आंसर फोर्थ वाला, ठीक है। मेटाफर नहीं होगा, अल्ट्रेशन नहीं होगा, और इसका आंसर होगा फोर्थ, 74 का फोर्थ, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे जब आपका ये पेपर हो जाए, बस फ्री हो जाए आप लोग, तब पढ़ते हैं, ठीक है। 75वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस
आर करेक्ट या इज करेक्ट, कौन सा इसमें सेंटेंस करेक्ट है? तो देखिए देयर इज फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी, तो ये तो नहीं होना चाहिए फ्यू, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो मात्रात्मक मतलब ऐसे रखने वाली चीज़ तो है नहीं कोई, जैसे कि फ्यू नंबर हो या कुछ हो, तो फ्यू होप तो नहीं होता है कभी भी ना, फ्यू होप तो नहीं होता है, और ऐसे फ्यू कंसर्न वगैरह ये भी नहीं होता है ना कुछ। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, क्या पूछा है? करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो इसका आंसर ये वाला सही है। देखिए ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैंक्यूज्ड, ठीक है, वैंक्यूज्ड, तो थर्ड वाला आंसर इसका सही होगा, ठीक है। अंग्रेजी है सही है, थोड़ी सी देख लेना अपने आप, इसका आंसर थर्ड वाला सही होगा, ओके। 75 का थर्ड यानी कि ओनली सी। अब 76 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ऐसा कौन सा वर्ड है इसमें जो कोऑर्डिनेट नहीं करता, जोड़ता नहीं है एक दूसरे को, तो कौन सा है इसमें? यदि हम एंड लगाएं तो ये तो जोड़ता ही जोड़ता है, एक और एक दो, तो और आ गया तो एंड हो गया, बट भी जोड़ता है, मैं ऐसा कर रहा था लेकिन वो आ गया, ठीक है, ये इसने जोड़ दिया। फॉर, मैंने उसके लिए ये काम कर दिया, तो ये भी जोड़ता है, यानी कि इफ़ ऐसा है इसमें कंजक्शन जो नहीं जोड़ता, जो कोऑर्डिनेट नहीं करता है। इफ़ यानी कि यदि एकदम अलग चीज़ है ना, यदि ऐसा कर दिया होता तो अलग वर्ड है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आंसर? इसका होगा सेकंड वाला आंसर, यानी इफ़ इसका सही होगा, ठीक है। आगे देखिए 77वां, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, इसमें क्या है? इसमें प्रीपोजिशन लगानी है इसमें, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा, पढ़कर देखिए अब एक बार, हिज थ्रस्ट फॉर नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉर, दोनों में फॉर आएगा इसमें, ओके, दोनों में इसमें फॉर आएगा, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, अब देखेंगे 78वां प्रश्न कौन सा है। 78वां प्रश्न क्या है? द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, फास्ट वर्ड इस वाले सेंटेंस में फास्ट वर्ड कौन सा है, मतलब क्या है? कंजक्शन है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। तो ही इज़ अ फास्ट राइटर, वह एक तेज लेखक है, तो फास्ट का मतलब विशेषता बता रहा है ना, तो एन एडजेक्टिव, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, यानी कि 4। 78 हो गए। 79वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, इसमें कौन सा सेंटेंस सिंपल नहीं है? तो इस सेकंड वाला देखिए, सी रीड्स व्हाट शी लाइक, वो लिखती है जो उसे पसंद है, जो पसंद करती है वही लिखती है, ठीक है। सी रीड्स व्हाट शी लाइक, वह लिखती है जो उसे पसंद, जो वो पसंद करती है वही लिखती है, ठीक है, ये है इसका आंसर, यानी कि सेकंड वाला आंसर। 80वां देखिए, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द करेक्ट कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज़ इन, इसमें कौन सा टेंस है, ये पूछना है इसमें कौन सा टेंस है। तो ठीक है, इसमें कौन सा है? इसमें फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, कौन सा है? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। आगे देखिए 81वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट है बिल्कुल? तो देखिए, ऑल दीज मैन आर जेंटल, कौन सा सही है? ऑल दीज मैन आर जेंटल, ओके, ये वाला नहीं है, इसमें MEN लिखा है, MAN, ये वाला सही है, ओके। आगे देखिए 82वां, फिल इन द ब्लैंक है ये भी, ही केम टू मी एट मिडनाइट होगा या इन मिडनाइट या ऑन मिडनाइट, या कौन सी मिडनाइट इसमें सही आंसर होगा? तो इसमें होगा एट मिडनाइट, ही केम टू मी एट मिडनाइट, ठीक है, और मेरे पास आया आधी रात में, ठीक है। आगे देखिए 83वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखिए इसमें किसमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, तो आप इसको पढ़कर देखिए ज़रा पूरा, और जब आप इनके पढ़कर देखोगे, क्योंकि आपके पास पेपर में तो टाइम होगा ना अच्छी तरह से, तो वहाँ पर आप जब इन्हें ध्यान से पढ़ोगे इस तरह के क्वेश्चंस को, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सही होगा, आई मीट हिम वेयर ही लिव्ड, ठीक है, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, मैं वहाँ मिला जहाँ वो रहता था। आगे देखिए 84वां, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। ही इज़ जूनियर, ये इसमें जैसे जूनियर, सीनियर ऐसी चीज़ आ जाए तो उसमें क्या लगाते हैं हमेशा? उसमें लगाते हैं टू मी, ठीक है,
जूनियर सीनियर या इस तरह की चीज़ें जो आती हैं उसमें लगाती हैं टू बीच में, टू आंसर, ठीक है। ही इज़ जूनियर टू मी, और देन भी लगाते हैं अलग, वो हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ लगता है देन, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजक्शन, इसमें करेक्ट कंजक्शन लगाना है। आइदर ही इज़ मेड, आइदर के साथ क्या लगता है हमेशा, आइदर के साथ हमेशा हमेशा और लगता है, ठीक है। जहाँ आइदर होगा वहाँ और होगा ही होगा, और जहाँ नाइदर होगा वहाँ नॉर होगा, ठीक है। तो आइदर और, ठीक है। 86वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो इनमें कौन सा है जो पैसिव वॉइस हो, कौन सा है, देखिए एक बार ध्यान से। पैसिव वॉइस कौन सा है, समवन में स्टील द बाइसिकल, नहीं ये तो नहीं है। सम बॉयज़ वर हेल्पिंग द बाउंडेड मैन, ठीक है, ये भी नहीं है। द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, ये नहीं है। माई वॉच वाज लॉस्ट, ये सही है, मेरी घड़ी खो गई। माई वॉच वाज लॉस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, ठीक है। 86वां क्वेश्चन। 87वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, डू इट, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, ये कहा गया है डू इट, तो डू इट का क्या होगा, लेट इट बी डन, ठीक है, लेट इट बी डन, यानी कि फोर्थ आंसर सही है इसका। 88वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, इसमें से कौन सा वर्ड है जो प्लूरल है, कौन सा है, इसमें क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल है, ठीक है। इंडेक्स, एनालिसिस, क्राइसिस, ये नहीं है, क्राइटेरिया सही है इसमें आंसर, ठीक है। 88 का क्या होगा, क्राइटेरिया, यानी कि फोर्थ आंसर। 89 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, इनमें कौन सा प्लूरल है, तो देखिए इसमें कौन सा है, इसमें है माइस, माइस क्या है, प्लूरल वर्ड है, ठीक है, माइस क्या है, प्लूरल वर्ड है। अब हम 19वां देखेंगे, 90वां देखेंगे, ही वाज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, ठीक है, वो अपने अंकल के साथ रहता है। अब देखिए इसमें क्या है, क्या पूछ रहे हैं इसमें, इन द एबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन, ऑर्फन का आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जेंडर आइडेंटिफाई करना है ऑर्फन का, कि ये है कौन, कॉमन जेंडर है, फेमिनाइन है, या कौन सा ये जेंडर है, ठीक है। तो ये होगा कॉमन जेंडर, क्या होगा, कॉमन जेंडर। इस तरह से हमने इंग्लिश के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ये लैंग्वेज सेकंड है, कौन सा है, लैंग्वेज सेकंड है ये। अब लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश भी आता है, उर्दू भी आता है और संस्कृत भी आती है, ठीक है। इसमें उर्दू भी है, संस्कृत भी है, लैंग्वेज सेकंड में, लेकिन हमने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश को लिया, तो हम उर्दू नहीं देखेंगे, हम लोग संस्कृत नहीं देखेंगे, ठीक है, ये संस्कृत वाला पोर्शन है, हम लोग संस्कृत नहीं देखेंगे। हमने इंग्लिश देख लिया है, वो लैंग्वेज सेकंड में। अब हम लोग देखेंगे मैथ्स का पोर्शन, क्या देखेंगे, मैथ्स का पोर्शन, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैथ का पोर्शन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं भैया बहुत ध्यान से देखना, और जो मैथ वाले नहीं है वो भी ध्यान से देखना, क्योंकि मैथ के पोर्शन को आपको छोड़ना नहीं है। एक मैथ से ऐसी चीज़ होती है जो आपको पूरा नंबर देती है, यदि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है तो, ठीक है। अब इसमें 91वां 91 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 91वां आंसर है इसमें, पहले प्रश्न पढ़ लो। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले, आयत का क्षेत्रफल न बदले। तो इसका आंसर होगा 37.5। देखो सॉल्व जब करेंगे तभी इसका आंसर सही आ पाएगा, यहाँ तो आपको आंसर बताए जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करने की बात होगी तो हम लोग डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पेपर को बताया जा रहा है इसलिए आंसर बताया जा रहा है आपको केवल, ठीक है। और देखते रहिए, क्योंकि हम मैथ को सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा ना, इसलिए। तो 91 का जो आंसर है वो होगा फोर्थ, ठीक है, कौन सा होगा, फोर्थ वाला। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले, तो 37.5%, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, कर लेना आराम से। 92वां देखिए, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। अब पहले तो इसके लिए आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, तब ये जाकर निकलेगा। तो इसका आंसर होगा 2, दूसरा, यानी 72.0, ठीक है। 93वां प्रश्न देखिए, 2018 में अमित का वेतन, देखो ये जो प्रश्न उत्तर है ना, इनके आप स्क्रीनशॉट लेना और आराम से इनको सॉल्व करके देखना, क्योंकि कहीं विदेश से प्रश्न उठ कर नहीं आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बस इनका एक बेस क्लियर हुआ आपके माइंड में तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है, कोशिश ये करना।
देखिए 93वां प्रश्न, 2018 में अमित का वेतन रुपये 1,26,500 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था? तो इसे आप बहुत इजी में कर लेंगे, बहुत इजी में इस वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा 4th, ठीक है, यानी कि 1 लाख। 2016 में उसका वेतन था 1 लाख रुपया। कितना था? 1 लाख रुपया। 94वां प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 6 तथा लघुत्तम समावर्तक 432 है, यानी कि LCM 400। HCF है 6 और LCM है 432। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये भी बहुत ईजी है। इधर LCM इधर HCM इधर फिर बराबर करके पहली संख्या दूसरी संख्या इस तरह का कर देना और आंसर आपका बहुत बढ़िया तरह से निकल आएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर होगा 54। पहली संख्या 48 और दूसरी संख्या 54 होगी, ठीक है। 94 का आंसर क्या होगा? 4th वाला। ये सॉल्व करके देखना आप अपने आप घर पे जरूर, ठीक है। 95 में देखिए, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? ठीक है, तो इसमें कौन सी तारीख को पड़ेगा ये पूछ रहा है इसमें, है तो इसको वो 27 तारीख को पड़ेगा, ठीक है, 27 तारीख को पड़ेगा। 96 में देखिए, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? कितने शीर्ष होते हैं? 6 होते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म में, ठीक है। त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? 6 होते हैं, ध्यान रखना। 97 में देखिए, 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत की हानि हुई? आप देख रहे हो प्रश्न कैसे हैं, बहुत इजी प्रश्न है, ये टफ नहीं है, इजी प्रश्न है। यानी आप थोड़ा भी ध्यान लगा कर करोगे ना तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना पाओ। इजी प्रश्न है, आराम से, बहुत आराम से करोगे, लेकिन केवल बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, 10 रुपये के 6 केले की दर से खरीदकर 6 रुपये के 4 केले में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो इसमें कितने प्रतिशत की हानि होगी? 10% की हानि होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, 98वां प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प सही है रिक्त स्थान के लिए? तो ये 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होता है? अब आप जानते हो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होगा? अब आप बताइए ना कितना किलोग्राम होगा? 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है, ये सही है, ओके, ध्यान रखना है इस बात को। अब आगे देखिए, वैसे तो कहीं ना कहीं ये सारे ये कुछ ना कुछ सही हैं लेकिन गलत हैं। यहाँ ये वाला तो गलत ही गलत है बिल्कुल। तो आगे देखिए, कौन कौन सा इसमें सही है? कौन कौन से विकल्प सही हैं? इसमें एक नहीं है, इसमें और भी विकल्प है, क्योंकि देखने में भी तो एक से लग रहे हैं ना सब। तो आप देखिए कि इसमें कौन सा सही है। इसमें एक तो ये सही है, 1/1000 का मतलब ही है कि 1 ग्राम में कितने ग्राम है, ठीक है, ये हो गए किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। अब आप इसको 1000 को नीचे कर दोगे तो ये पोजीशन आ गई ना आपकी, तो ये दोनों सही हैं, ठीक है, ये वाला नहीं सही और ये वाला नहीं सही, तो ए और बी वाला सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, 98 का सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब 99 में देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर बंदा है 0.01 की होल स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर इसका प्रतिशत जो रूप होगा वो क्या होगा? तो इसका प्रतिशत रूप देखिए, एक तो ये सही है, ठीक है, इसको परसेंट के रूप में जब हम लिखें, एक तो ये सही है और दूसरा क्या सही है? एक ये सही है, ठीक है, ए और डी सही है, आंसर होगा 4, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, 100वां क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? ठीक है, अब हमें गुणनफल दे रखा है, हमें दो संख्याओं का अंतर तथा उनका गुणनफल दे रखा है, ठीक है, अंतर कितना? 5 और गुणनफल है 36। अब आप इसे बहुत इजी वे में कर पाओगे कि उनका व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आप जब निकालोगे ना आंसर, इसका आंसर आपको मिलेगा 5/36, ठीक है। कैसे मिलेगा 5/36? इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे बाद में, फिलहाल आप आंसर देखिए, ठीक है, आंसर मिलेगा 5/36, ठीक है। आगे देखिए, 101वां प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। यहाँ लंबाई और चौड़ाई को घटाया जा रहा है 10 और 20%, जबकि चौड़ाई को 5% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ऊंचाई को 5% बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो कितने परसेंट का हुआ? इसमें हुआ 24.4% का, ठीक है, कितना? 24.4% का, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना और करके देखना इनको सॉल्व, ओके। आगे देखिए, 102वां प्रश्न है, किसी कमरे के 15 मीटर
17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो देखो 15x17 की तो क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, और 9x2 सेंटीमीटर की चौड़ाई दे रखी है। ऐसे टाइल्स आपने कमरे में लगवा दिए, ठीक है। तो टाइल कितने टाइल लगेंगे उसमें बताओ, तो ये पूछा है, ठीक है। यानी कि कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, कमरा जो लंबा है 15x17 का है और जो चौड़ा है वो 9x2 का है। तो इसमें कितनी चौड़ी टाइल लगेंगी, कितनी उनकी संख्या होगी। इतनी बड़ी बड़ी टाइल दे रखी हैं, कमरा आपको बता ही दिया है लगभग, ठीक है। तो इसमें कितनी टाइल्स लगने वाली हैं, तो वो लगेंगी 814। कितनी, 814। 102 का आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला 814, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे 103वां प्रश्न है। गुणनफल दे रखा है, इसमें इकाई का अंक क्या है ये पूछ रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें इकाई का अंक पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक होगा 7। ओके, 7 क्यों होगा, देखो इसको ऊपर देखो, ये देख रहे हो, इसके हिसाब से 7 होगा। और डिस्क्राइब इसको आप पूरा करोगे, एक्सप्लेन करोगे, तब आपको पूरे अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ, आराम से, बहुत आराम से कर पाओगे। मैथ की क्लास भी हम लोग लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे पूरा इनको ओपन करके। लेकिन फिलहाल आपका ये है कि आप इसका आंसर देखिए और देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, ठीक है। ये देखिए 104वां प्रश्न, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न कौन सी है, ठीक है। मूल भिन्न कौन सी होगी, 5/8। मूल भिन्न क्या होगी, 5/8, ठीक है। आगे देखिए 105वां, 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं। 8 से ऐसे कौन कौन सी संख्या जो इससे भाज्य हो जाती हैं, 8 से कट जाती हैं, कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं। तो ये संख्याएं हैं, देखिए ये सही है, 5240 वाली सही है, ठीक है। और एक 97128 वाली सही है, 8 से कट जाएंगी ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4th वाला, ठीक है। आगे देखिए 106वां प्रश्न है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, ठीक है। इसमें आपको पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करनी है जिसमें सबसे जो छोटी संख्या है ना वो 8 है। तो वो कौन सी है, 8, 15 और 17, ये इसका आंसर सही है, ठीक है। 17वां और 7वां देखिए, z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417z8 है और 9 से विभाज्य हो सकती है तो, ठीक है। यहाँ आप 9 का भाग देकर देख लेना, जो बच जाए बस वो z आ जाएगा, टेंशन मत लेना, इजी है काफ़ी, इसको भी आप आराम से कर सकते हो। तो इसमें z का आंसर क्या होगा, इसमें z का आंसर होगा 7, ठीक है। क्या होगा, 7। यहाँ आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि पेपर ऐसा आता है, आपका पेपर ऐसा आ सकता है, क्योंकि जो पेपर आएगा उसमें कुछ स्पेशल नहीं पूछा जाएगा, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। बस आपका बेस क्लियर होना चाहिए। और जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपका बेस इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि आपने ये देख लिए होंगे कि मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आप इनको भली भांति बहुत जल्दी तरह कर पाओगे, ठीक है। और पेपर सॉल्व इसलिए ही कराया जा रहा है ताकि आप टेंशन में न रहो कि कैसा पेपर आएगा। तो भैया पेपर बिल्कुल ऐसा ही आना है, जरा भी टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 108वां प्रश्न देखिए, यदि 2160 बराबर 2a यहाँ स्क्वायर में दे रखा है इंटू b, फिर b दे रखा है स्क्वायर में 3 के ऊपर, फिर इंटू 5, इसमें स्क्वायर के वो घात के रूप में c दे रखा है, तो 3 इंटू 2 इंटू 5, ये ऊपर जो घात है ना इनका ध्यान रखना है, घात क्या क्या दे रखी है इसकी, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो 108 का जो आंसर होगा ना, 108 का आंसर होगा 81/40, क्या होगा 81/40, ठीक है। 108 हो गए। अब हम 109वां प्रश्न देखेंगे, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान। इसमें x का मान ज्ञात करें। कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन जब आप देने जाते हो तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसमें जो मान होगा ना, इसमें जो x का मान होगा वो क्या होगा, वो होगा इसमें 1, क्या होगा 1 आंसर होगा। 109 का आंसर क्या है, इसमें आंसर सही होगा 1, ठीक है। आगे देखिए 110वां प्रश्न, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। किसी बंटन का मोड, ये देखिए मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, मोड देख रहे हैं इसमें, तो क्या होगा इसमें, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, कैसे, आयत चित्र द्वारा, ठीक है, आयत चित्र के द्वारा। 111 में देखिए, यदि a + b/c बराबर b + c/a बराबर c
प्लस ए अपॉन बी बराबर के हो तो के का मान क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बहुत इजी, एक बार में आपको समझ आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। आप देखिए, बस एक बार करके देख लीजिए, हो जाए तो अच्छा, नहीं तो सॉल्व तो फिर करेंगे ही। ठीक है, इसका आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 2 इसका आंसर होगा। के का मान क्या होगा? 2। ठीक है, 112वां देखिए, इसमें 112 क्या है? निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? भुजा की माप 1.2 है, और भुजा की माप कितने? 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, और 5.9 सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आंसर होगा ना इसका आंसर होगा 1। क्या? 1 फर्स्ट वाला आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट में 1 है ना, वही होगा। 113 देखिए, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है इसकी? मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न होगी बेस की 4/9। ठीक है, क्या होगी? 4/9। आगे देखिए 114वां प्रश्न, सरल कीजिए। अब आपको इसको सरल करना है। ठीक है, आपको इसको सिंपलीफाई करना है। अब सिंपलीफाई जब आप इसको सिंपलीफाई कर देंगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -5। कौन सा? -5। 115 में देखिए, यदि मस ए और 8 है और लस मस यानी कि HCF, ठीक है, और लस यानी कि LCM, तो दे रखा है मस दे रखा है, लस दे रखा है, तो ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? ये भी बहुत ईजी है, दोनों तरफ लगाकर इसका आंसर आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 12। क्या होगा? 12 इसका आंसर होगा। 16वां देखिए, यदि आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 40 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? अब खेत का क्षेत्रफल इसमें कितना होगा? तो आंसर होगा इसका 120। कितना? 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 117 में देखिए, इसको भी आपको सरलीकरण करना, सिंप्लीफिकेशन करना है इसका भी। जब आपका इसका सिंप्लीफिकेशन जब आप इसका करेंगे ना, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा A, B और C। ठीक है, A, B और C, यानी कि अभाज्य संख्या भी और सम संख्या भी और 2 का गुणक भी। ठीक है, तो आपको ये प्राप्त होगा, यानी कि A, B और C। इसका आंसर पहला वाला होगा। 118 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। एक भाज्य संख्या विषम भी हो सकती है, ऐसा है। ठीक है, 118 का आंसर क्या है? 118 का आंसर है सेकंड वाला। 119 देखिए, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? बहुभुज में इसमें भुजाओं की संख्या बतानी है, तो इसका आंसर होगा बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा दूसरा। 120 देखिए, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। एक सरल रेखा पर बिंदु कितने हो सकते हैं? बताओ कितने बिंदु हो सकते हैं? आप एक रेखा खींच कर देखो। ठीक है, और जब आप एक रेखा खींचोगे उस पर कितने बिंदु बना सकते हो? 1 बनाओगे, 2 बनाओगे, 10 बनाओगे, 100 बनाओगे, कितने ही बना सकते हो ना, तो असंख्य होंगे। ठीक है, कितने होंगे? असंख्य होंगे। ओके, ये हो गया मैथ का पोर्शन कंप्लीट। हम लोगों ने यह मैथ का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने इस तरह जो पहली वीडियो थी उसमें फर्स्ट और सेकंड सेक्शन पूरा किया था, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट था और क्या था, और हिंदी था, हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, और लेकिन ये जो सेकंड वीडियो है इसमें हमने जो थर्ड सेक्शन था इंग्लिश वाला और फोर्थ सेक्शन मैथ वाला, ये दोनों कंप्लीट कर लिया। अब ये फिफ्थ सेक्शन रह गया इस वाले पेपर का, तो फिफ्थ सेक्शन जो है इसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, इसी वीडियो में जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग देखोगे बड़ा अच्छा भी लगेगा और आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। टेंशन मत लेना, बहुत जल्दी आंसरिंग आप कर ले जाओगे। मैथ में ही आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, बाकी आपको इनमें से किसी में बहुत ध्यान नहीं लगाना है, बस आपको कुछ याद है तो आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, यहाँ ओवरव्यू ले लीजिए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ओके, देखते हैं 121वां प्रश्न क्या है। ये पर्यावरण हम देख रहे हैं, एनवायरमेंट स्टडीज। ठीक है, देखिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई? ये ली गई पंचायती राज संस्थाओं से। पहले महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता था कि 33% महिला होंगी या कितने होंगी, लेकिन जब से पंचायत राज आया ना, तब से यहाँ पर व्यवस्था मिलने लगी महिलाओं के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, यानी पंचायती राज संस्थाओं से। ठीक है, 122वां देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? राज्यपाल कितने उम्र का बन सकता है? कितने उम्र होनी चाहिए कम से कम? तो वो होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए 123वां, इसमें क्या दिया है? सूची 1 और सूची 2
यानी कि सेकंड का सुमेलन करते हुए सही कूट चुने। इसमें आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना है इसको, ठीक है, कि भारतीय संघ में कौन होते हैं, राज्य में कौन होते हैं, नगर निगम में कौन होते हैं, ग्राम पंचायत में कौन होते हैं, ये आपको यहाँ पर चुनना है। आप देखते हो ना कि आप जब आप भारतीय संघ में रह रहे हो तो वहाँ का मुखिया कौन है, वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं ना, देखते हो आप कि कहाँ प्रधानमंत्री हैं और कहाँ पर मेयर है, कहाँ मुख्यमंत्री हैं, ये सब आपको पता ही है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सेकंड वाला, ठीक है। भारतीय संघ में कौन होते हैं ये आप लगा लेना, ओके। फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का ए, ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं ना आपके देश में, देश का जो मुखिया है वो कौन है, प्रधानमंत्री है। और राज्य में कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। नगर निगम में कौन होते हैं, नगर निगम में मेयर होते हैं, देखते हो ना। ग्राम पंचायत में कौन होते हैं, सरपंच होते हैं, ओके। तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला, ठीक है। देखिए आप थोड़ा भी ध्यान से करोगे ना तो भी आप इनको कर ले जाओगे, ओके। बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसा पेपर आएगा, जरा भी नहीं सोचना है। बस बढ़िया तरह से आपको पेपर कंप्लीट करना है और पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, टेंशन ज़रा भी नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए 124वां प्रश्न, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। तो ये अनुच्छेद जो 356 था ना, इसका जब पहली बार प्रयोग किया गया था वो केरल में किया था 1959 में। कब किया था, केरल में 1959 में, ठीक है। अब 125वां देखिए, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। तो नगर निगम जो है वो कौन सा कर लगा सकता है, वो मनोरंजन कर भी लगा सकता है, वो चुंगी कर भी लगा सकता है, वो गृह कर भी लगा सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी। इसके आंसर क्या होंगे, इसके आंसर ऑल ऑफ द अबव सही होंगे, ठीक है। 126वां देखिए, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। अच्छा ये आपको हिंदी नहीं समझ आया तो इंग्लिश में देख लिया करो, ठीक है। हैमलेट इज एसोसिएटेड विद विच सेटलमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ग्रामीण में। पूर्वा कहाँ, ग्रामीण में शामिल होता है, ठीक है। 127 में देखिए, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, इनमें कौन सा ज्वालामुखी पर्वत इनमें कौन सा है। देखिए किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, लेकर किलिमंजारो कहाँ का है, ठीक है। अब देखिए 128 में एलिफेंटा द्वीप स्थित है। एलिफेंटा कहाँ पर है बताओ। एलिफेंटा जो आंसर है ना इसका, इस कहाँ पर है, मुंबई पर, ठीक है। मुंबई तट में है एलिफेंटा द्वीप अवस्थित, ठीक है ना। एलिफेंटा कहाँ है, मुंबई तट पर, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखें हम 129, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। मानसूनी वन तो भैया बहुत सारी वर्षा होती होगी ना, तो सोच कर देखिए वर्षा जहाँ ज़्यादा होती होगी वही तो मानसूनी वन होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है ना वो मानसूनी वन होते हैं वहाँ पर, ठीक है। जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं, ओके। आगे देखिए 30वां प्रश्न, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू कहाँ पर है, कहाँ विस्तार है इस पठार का, तो कहाँ पर है, ये है प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है। कार्बी एंगलोंग जो पठार है ना वो किसका, प्रायद्वीपीय पठार का, ऐसे वाला प्रायद्वीप, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना कार्बी एंगलोंग पठार का पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है। 130 का क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही। 131 देखिए, निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। इसका इंग्लिश पोर्शन देखिए, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेसल्स एनिमल अमंग फॉलोइंग। इनमें देखिए कौन सा है अचल जीव, कौन सा सेसल्स एनिमल कौन है इनमें, आंसर करके देखिए। इसमें है यूप्लैक्टेला, ठीक है, यूप्लैक्टेला इसका आंसर सही होगा, ओके। 132 देखिए, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो प्रोटीन कैसे बनती है, अमीनो एसिड से बनती है ना, तो अमीनो अम्ल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अमीनो अम्ल। अब 133 देखिए, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। इनमें कौन है जो पादप कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। तो इसमें जो तारक का होता है ना, सेंट्रोसोम होता है ना, वो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, सेंट्रोसोम इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। 133 का क्या होगा, डी यानी कि 4। 134 देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसे आप शायद शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, हाँ। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत मानी जाती है, ठीक है। क्या मानी जाती है, यकृत, लीवर मानी जाती है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ये तो आपने शायद शुरू से ही पढ़ रखा होगा कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, क्रेन, सारस क्रेन है, ठीक है। 136 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। रेंडियर कहाँ पाया जाता है,
तो देखिए इसमें है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। ठीक है, तो रेंडियर इनमें से कौन से प्रदेश में पाया जाता है, वो पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। देखिए हम इसको दोनों लैंग्वेज में दिखा दे रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, 136 का आंसर क्या है, पहला टुंड्रा प्रदेश। 137 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। इनमें से कौन सा है जो शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है, वो कंपास है। कौन सा है, कंपास। ठीक है, बाकी सारे शीतोष्ण हैं, पंपास डाउन और प्रेयरी, ये सब शीतोष्ण है, लेकिन कंपास नहीं है। ठीक है, अब देखिए 38वां, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। तो भैया सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, आप तो सभी भली भांति परिचित हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे एशिया में पाई जाती है, और हमारे भारत में तो बहुत ही है, चीन में बहुत है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप है जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए 139वां, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। थारू जनजाति कहाँ पर है, तो थारू जनजाति जो है ना वो उत्तराखंड में भी है और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी है। ठीक है, ये तो दोनों में ही है। थारू जनजाति कहाँ है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी और उत्तराखंड में भी। तो इसका आंसर भैया ये दोनों ही होंगे, उत्तराखंड भी और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र भी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई कहाँ पर है, भिलाई आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में ना, भिलाई इस्पात के बारे में। तो ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में बहुत भलाई है, इस तरह याद कर लेना। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो कह दो छत्तीसगढ़ में ये बहुत भलाई है, ऐसे आप याद करोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, 141 अब देखिए आप, 141 में क्या है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। तो बंगाल का ये आतंक कौन सा है, बंगाल का आतंक है एकोर्निया कॉर्सिपस। ठीक है, यानी कि जलकुंभी जो होता है पानी में जहाँ डाल दो बस बड़ा ही चला जाता है। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये वाला जो है, और वैसे इसका नाम है जलकुंभी। ठीक है, इसे कहते हैं जलीय खरपतवार। बंगाल का आतंक बहुत है, बंगाल में बहुत, हर पानी की हर जगह पर मिलता है ये। ठीक है, तो क्या होगा, जलकुंभी। ठीक है, 142 में देखिए, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस जैविक है या अजैविक है, ये कैसे पता करें। तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे क्रिस्टल फॉर्म में डाला जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। ठीक है, देखिए 143 में देखिए, पादप हार्मोन जो फलों को पकने में सहायता करता है, तो कौन सा है, वो इथाइलिन। इथाइलिन की वजह से बहुत सारे फल पकाए जा रहे हैं आजकल, आप देख रहे हो ना, इथाइलिन की वजह से बहुत सारे फल पक रहे हैं, तो वही है। 44वां देखिए, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह कौन सा है। ये भी आप बहुत बढ़िया तरह से जानते हो क्योंकि पेड़ों की जड़ों में ये पाया जाता है। स्वतंत्र रूप से भी रहता है, आप ये भी देखते आ रहे हो। तो देखिए एक तो ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन पूछा क्या है इसमें, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला, ये स्वतंत्र रूप से रहता है। अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो ये कौन सा है, क्लोस्ट्रोडियम। कौन सा है ये है क्लोस्ट्रोडियम। ठीक है, सेकंड वाला इसका सही है। ओके, देख लेना। और हाँ एक बात और, किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि यहाँ गलत है या कुछ गड़बड़ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस क्वेश्चन को दोबारा देखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि ये गलत है हम ना बताएं, नहीं बिल्कुल बताना। कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है जिसमें आप कंफ्यूज हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि उस क्वेश्चन को दोबारा देखा जा सके। ठीक है, 145वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। कौन सा डीएनए सेल्स में नॉर्मली वे में पाया जाता है, एकदम सामान्य रूप से पाया जाता है इनसाइड द सेल। कौन सा है इसमें से डीएनए जो सामान्य रूप से पाया जाता है, तो वो कौन सा है, वो है बी डीएनए। कौन सा है, बी डीएनए। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 146 का देखिए, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो कहाँ से कहाँ तक चली थी, इसको तो आपने नेक भी तैयारी की होगी तो आप आंख बंद करके लगा दोगे। मुंबई से ठाणे, बम्बई से ठाणे तक चली थी। कब चली थी, अप्रैल 1853 में। ठीक है, ध्यान रखना। 47वां है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो भैया बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, हम गए हैं यहाँ और पूरा 1 महीने के लिए यहाँ मेला लगता है। ये सोनपुर में लगता है। ठीक है, बिहार में जो पटना है ना, पटना में एक जगह सोनपुर, तो सोनपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है पशुओं का, वहाँ हाथी बहुत आते हैं। ठीक है, कहाँ, एशिया में यही है जो 1 महीने तक मेला लगता है जहाँ हाथी बहुत आते हैं, पशुओं का मेला बहुत बड़ा मेला है। ओके, चलिए 48वां देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी।
तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। आप लोग एक दो बार ये पेपर पढ़ लोगे ना तो आपका आइडिया बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, ध्यान रखना। इसमें से भी आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर दे देंगे, बस इतना हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ लेना। और चाइल्ड डेवलपमेंट वाला और इंग्लिश और हिंदी वाले तो ऐसे सेक्शन में से तो घूम फिर कर आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। और ये जो एनवायरमेंट वाला इनमें से भी आता है। मैथ वाले का फॉर्मूलेज आपको याद हो, बेस क्लियर हो, तो वो भी आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, आप देखते रहिए इनको, और इनको कोशिश कीजिए कि एक एक प्रश्न आप सही से देखो, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए 1961 में हुई थी। अब 149वां देखिए, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो समता का अधिकार जानते हो ना कि कहाँ से कहाँ तक है? पहले समानता का अधिकार है, कि स्वतंत्रता का अधिकार है, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। या आपने देखा होगा ना सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक चलता है। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है? तो कहाँ से आता है? 14 से 18 तक, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार उल्लेखित है संविधान में, ठीक है। अब देखिए 150, यानी कि इस 2019 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये। 2019 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो कौन से देश में लचीला संविधान लागू है? किस देश का संविधान फ्लेक्सिबल है? वो है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। किसका? यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। और हमारे देश में जो है वो लचीला भी और कठोर भी है, ठीक है, और क्वासी फेडरल है, ओके। तो आपके ये हो गए पूरे 150 क्वेश्चन जो आपने 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिए। इन दोनों वीडियोस को आप बहुत अच्छी तरह से देखना, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लगेगा, दूनी स्पीड करके देख लेना। जहाँ भी कोई शंका या शक हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे उस प्रश्न को दोबारा देखा जा सके, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, पेपर में जाने से पहले इस तरह के पेपर सॉल्व जरूर कर लेना, जिससे आपकी एक आदत बन जाए कि कैसे पेपर देना है हमें, कितने मिनट में कितना सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये याद रखना, मैथ के सेक्शन में ही आपका भले ही ज़्यादा टाइम लग जाए, उसमें भले ही थोड़ा बहुत लगा लेना, लेकिन बाकी जो सेक्शन है उनमें ज़्यादा टाइम मत लगाना। आपके 1 मिनट में कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। खैर, अब ये पेपर को आप अच्छी तरह से एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, जो समझ नहीं आई वो पूछ लेना, आंसर आपने देख लिए, अच्छी तरह से पढ़ जरूर लेना, ठीक है। आगे फिर हम दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। और खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और कोशिश करना कि वीडियो आप आगे बढ़ाओ, जिससे और बच्चों के पास ये पहुंच सके, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, राधे राधे, जय सिया राम, खुश रहिए, बाय।